अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्या स्मॉल बाउल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट टॉपिक में स्मॉल बाउल इन्फेक्शन देखा था, लैक्टोज इंटॉलरेंट, सीलिएक डिजीज़ देखी थी, पिपल डिजीज़ देखी थी, ठीक है, और ट्रॉपिकल फ्लू देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, जिसमें क्या होता है कि हमारी डेफिशिएंसी होती है एपोलिपोप्रोटीन B20, B48 और B100 की, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे B48 होते हैं ना, ये हमारे काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, B48। और B100 जो होते हैं ये LDL और HDL जो है ना, उनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के अंदर जो है ना क्या होगा, B48 की डेफिशिएंसी होगी या B100 की डेफिशिएंसी होगी, तो उनके काइलोमाइक्रॉन्स भी हजम नहीं होंगे, LDL HDL का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, डिफेक्टिव काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन, जिसको हमें B48 चाहिए था, और एब्सेंट VLDL की वजह से जो है ये भी हमारे एब्सेंट हो गए, क्योंकि B100 चाहिए था, ठीक हो गया। तो ये होता है ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। फिर आ जाता है कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या होता है, हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं उनकी जो है ना, उनका कैंसर हो जाता है, ठीक है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूरो सेक्रीटरी ग्रेन्यूल्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं क्रोमोग्रेनिन से, ठीक है। एक गट में किसी भी जगह पे हो सकते हैं ये वाला कैंसर, लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सब म्यूकोजा होती है ना, वहाँ पे एक पॉलिप लाइक नोड्यूल बन जाता है। इसकी पिक्चर हम देख लेते हैं। ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एक्चुअली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, और यहाँ पे एक छोटा सा हमें जो है ना नोड्यूल नज़र आ रहा है, पॉलिप लाइक नोड्यूल सब म्यूकोजा के अंदर। तो इस तरह से जो है ना ये कैंसर ग्रो कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे से इसकी कि ये क्या स्क्रीट कर रहा होता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है ना, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का, तो ये सीरोटोनिन रिलीज़ कर रहा होता है। देखिए नॉर्मल ऐसा होता है कि ये आपका लिवर होता है ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो है ना आता है सीरोटोनिन, ठीक है, नॉर्मली सीरोटोनिन आता है। लिवर क्या करता है कि उसको जो है ना कन्वर्ट कर देता है 5 जो है ना इसमें मतलब ये 5 होता है 5-HHA, ठीक है, मतलब इसको मेटाबोलाइज कर देता है। अब इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो मोनोमाइनऑक्सीडेज चाहिए होता है। ठीक है, नॉर्मली लिवर ऐसा कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास ये वाला कार्सिनॉइड का ट्यूमर बना होता है ना, तो ये हमारे लिवर को डैमेज कर रहा होता है। एक तरफ से डैमेज कर रहा होता है, दूसरा लिवर जो है इतना ज़्यादा सीरोटोनिन जो रिलीज़ कर रहा होता है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से लिवर जो है उसमें जो है वो सीरोटोनिन जो है वो जाने की बजाय यूरिन में, ठीक है, इसमें मतलब MAO क्या होता है, ये यूरिन, ये जो A5-HHA जो होता है ना, ये यूरिन में रिलीज़ हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे पास लिवर ये काम नहीं कर रहा होता, उसको यूरिन में रिलीज़ नहीं कर रहा होता उसके मेटाबोलाइज करके, तो वो हेपेटिक वेन में जो है ना भेजना शुरू कर देता है सीरोटोनिन को, ठीक है। हेपेटिक वेन जो होती है वो अब किसके साथ लिंक होती है, एक तरफ से इंफीरियर वेना केवा के साथ, हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है, दूसरा ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ जो है ना लिंक्ड होती है, ठीक है। अब जब ये हार्ट में चला जाएगा सीरोटोनिन इतना ज़्यादा, तो हार्ट में भी जो है कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ कॉज करेगा, मतलब हार्ट में फाइब्रोसिस, हार्ट की वॉल्स को फाइब्रोसिस करना शुरू कर देगा। दूसरा ये हमारे सिस्टम में चला जाएगा ना सीरोटोनिन इतना ज़्यादा, तो जब ये लंग्स में जाएगा तो ब्रोंकोस्पैज़म करवाएगा, जब ये हमारे जो है GIT में जाएगा तो डायरिया करवाएगा, स्किन में जाएगा तो फ्लशिंग ऑफ स्किन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा सीरोटोनिन रिलीज़ कर रहा होता है। ये नॉर्मली सीरोटोनिन पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है, लिवर में मेटाबोलाइज होता है इस एंजाइम से, ठीक है, और यूरिन में रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जब इसकी कार्सिनॉइड ट्यूमर जब हमारे लिवर में जाता है, उसको इन्वॉल्व करता है, तो लिवर में से सीरोटोनिन जो है वो अब कहाँ जाना शुरू कर देता है, हेपेटिक वेन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम होगा, ठीक है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है हम आगे देखते हैं, और कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ होगी, ठीक है। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें अगर तो वो लंग्स को इन्वॉल्व करेगा तो ब्रोंकोस्पैज़म होगा सीरोटोनिन, ठीक है, GIT को इन्वॉल्व करेगा तो डायरिया होगा, ठीक है, स्किन को इन्वॉल्व करेगा तो उसकी फ्लशिंग हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स कब ज़्यादा होंगे, जब पेशेंट अल्कोहल लेगा या जो है ना इकोनॉमिकल स्ट्रेस लेगा, ठीक है। तो ये बात होती है। क्यों, अल्कोहल लेने की वजह से क्या होता है कि, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि सीरोटोनिन जो है ना वो ट्यूमर में से ज़्यादा रिलीज़ होता है, जितना ज़्यादा सीरोटोनिन होगा उतने ज़्यादा कार्सिनॉइड सिंड्रोम के केसेस आ रहे होंगे, ठीक है। कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि राइट साइडेड बल्ब्यूलर फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया हेपेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट हार्ट में जाएगा और उसकी जो है ना फाइब्रोसिस करवाएगा, ठीक है। अब होता ये है ना कि मतलब ये हेपेटिक वेन है, फॉर एग्जांपल ये इंफीरियर वेना कावा है, ये हमारा राइट हार्ट है, ठीक है।
तो राइट हार्ट से जो है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स से कहाँ आता है ब्लड, हमारे लेफ़्ट हार्ट में आता है, ठीक है। होता क्या है कि राइट हार्ट में तो उसने फाइब्रोसिस करवा दी है सीरोटिनिन ने जाके, लेकिन जब वो लंग्स में जाता है ना सीरोटिनिन, तो लंग्स जो है ना, लंग्स के अंदर भी ये वाली एबिलिटी होती है कि वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम उसके पास भी होता है, तो वो सीरोटिनिन जो है ना 5-HA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जब लंग्स में से हमारे पास लेफ़्ट हार्ट में आएगा ना, तो वो सीरोटिनिन की फॉर्म में नहीं आएगा, वो 5-HA की फॉर्म में आएगा। इस वजह से हमें राइट हार्ट की एब्नॉर्मेलिटी मिलती है, लेकिन लेफ़्ट हार्ट की एब्नॉर्मेलिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो राइट हार्ट के जो है वल्वुलर फाइब्रोसिस होगी, ट्राइकस्पिड राइट हार्ट का तो उसकी रिगर्गिटेशन होगी, पल्मोनरी वॉल्व की स्टेनोसिस होगी। लेफ़्ट हमें नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि उसमें मोनोमाइन ऑक्सीडेज आ गया होता है, ठीक है, क्योंकि लंग ने उसको मोनोमाइन ऑक्सीडेज से मोनोमाइन ऑक्सीडेज से जो है ना उसको 5-HA में मेटाबलाइज कर दिया होता है, ठीक है। फिर आती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है अपेंडिक्स की, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट एब्डोमेन जो है, ठीक है, एक्यूट एब्डोमेन की, कि इसमें एक्यूट डिजीज़ है ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो अपेंडिक्स होता है बच्चों के अंदर लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, या अडल्ट्स में जो है ये किसी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी, तो उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट किसके साथ प्रेजेंट करता है आपको पता भी होगा, पेरिम्बलाइकल पेन के साथ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो फीवर होगी, नोजिया होगी, पेशेंट को पेन हो रही होगी। मोस्टली जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में मैकबर्नी पॉइंट होता है, वहाँ पे इसमें पेन होती है। जब ये हमारे पास, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेरिटोनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम हो सकती है, रीबाउंड टेंडरनेस होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एब्सेस भी बन सकती है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। सो ये मैकबर्नीज पॉइंट होता है कि हम जो है ना अम्बिलिकस से लेकर टीयर्स पी आइलेक्स स्पाइन तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसको हम जो है ना इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अम्बिलिकस के पास में हमने 2/3 करना होता है और इधर 1/3 करना होता है। फिर उनके जंक्शन पे जो है ना ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज़ द मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना अपेंडिक्स की पेन रेफर होती है, तो दिस इज़ एक्चुअली द पेन ऑफ द अपेंडिसाइटिस। देन वी हैव द टॉपिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। क्या होती है? क्रोनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेशन होती है हमारे बाउल की। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंटेरिक फ्लोरा होता है ना उसको एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखें, अब होता क्या है कि नॉर्मली आपको पता है हमारे गट के अंदर फ्लोरा होता है, जो नॉर्मल फ्लोरा रह रहा होता है वो हमें नॉर्मली तंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो है हम उनको किसी भी तरीके से तंग करें फॉर एग्जांपल, तो फिर वो हमें तंग करते हैं। तो ये बात होती है यहाँ पे कि अब नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है हमारे इंटेरिक फ्लोरा के अगेंस्ट। तो यही होता है इसमें, ये ज़्यादातर यंग वुमेन में कॉमन होता है 30 एज की से, ठीक है, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। और पेशेंट जो है उसको ब्लडी डायरिया के साथ पेशेंट आता है, एब्डोमिनल पेन के साथ आता है। ज़्यादातर ये वेस्ट में कॉमन होता है, पर्टिकुलरली इनके अंदर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायग्नोसिस जो है इसको हम एक्सक्लूजन से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बाकी बाउल की जो इन्फ्लेमेशन है उससे मिमिक कर रहा होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि इट इज़ अ एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू द इंटेरिक फ्लोरा। ज़्यादातर यंग वुमेन में जो है ये कॉमन होता है। और ये आपने याद रखना है कि इसमें ना एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं इसकी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहान्स डिजीज़। फिर हमने ये टेबल करना है, इनसे हमें जो है ना सारा डिफरेंशिएटिंग चीज़ नज़र आ जाएगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, और ये आपकी जो है इधर रेक्टम है ना आगे की तरफ, ठीक है। तो जो हमारे पास होता है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो कहाँ पे होता है? ये रेक्टम के एरिया से स्टार्ट होता है, ठीक है, नीचे रेक्टम के एरिया से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ इतनी तकरीबन इस तरह कोलॉन को इन्वॉल्व करता है, मतलब ऐसे करके ये स्प्रेड करता है, ठीक है। कंटिन्यूस इसकी लेजन होती है ऐसे करके, मतलब यहाँ पे सारी इन्फ्लेमेशन हुई होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। और हमारी जो इसकी वॉल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है? म्यूकोज़ा होती है, सब म्यूकोज़ा होती है, ठीक है। और सारी हमारी होती है मस्कुलरिस लेयर होती है, सारी लेयर्स। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना उसमें सिर्फ हमारी म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा जस्ट इन्वॉल्व होती है। रेक्टम में ये स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है और सीकम की तरफ, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट इसकी कंटिन्यूस होती है, कोई मतलब कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होती है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन ये करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ज़्यादातर इसमें सिम्टम्स आते हैं वो यही होते हैं कि जो है ना पेशेंट को जो पेन हो रही होगी वो इस साइड पे, मतलब अगर एब्डोमेन का ये वाले पार्ट्स हैं तो उसको जो है ना लेफ़्ट लोअर साइड पे, लेफ़्ट साइड पे ही होता है ना हमारा ये वाला एरिया, तो लेफ़्ट लोअर साइड पे पेन हो रही होती है, ठीक है। कभी कभार मतलब उसको ना साथ में ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा होता है, ब्लडी डायरिया आ रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की कि इसमें ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ना उसमें हमें क्या मिलते हैं, जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो उसके हम अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं जिन्होंने क्रिप्ट एब्सेसिस बनाए होते हैं, ठीक है। क्रिप्ट एब्सेसिस मतलब इनकी हम हिस्टोलॉजी देखें ना तो हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं।
ठीक है, न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं जिन्होंने क्रिप्ट एब्सेसिस बनाए होते हैं, क्रिप्ट्स होते हैं ना ऐसे करके, उसके अंदर एब्सेसिस बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रॉसली अगर हम देखें तो हमें सूडोपोलिप्स नज़र आते हैं। ठीक है, सूडोपोलिप्स हमें जो है वो बने हुए नज़र आते हैं। ये दरअसल ना हीलिंग का फिनोमेना होता है। जब यहाँ पे अल्सरेशन हुई होती है ना, हमारी इन्फ्लेमेशन हुई होती है इंटेस्टाइनल, इसका म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की अल्सर बना होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो हीलिंग करती है ना, उसके रिस्पॉन्स पे हमारे पास ना ये सूडोपोलिप्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सूडोपोलिप्स में ये रेड कलर के ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे करके, सूडोपोलिप्स बनते हैं। ठीक है, और जो है हमें ये इमेजिंग पे लेड पाइप साइन मिलता है। ये मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा दूँगी बाद में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि ये जो हमारा सारा बाउल है ना, यहाँ पे ये पूरा ऐसे लार्ज कर जाएगा। ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है और यहाँ पे कार्सिनोमा का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली सारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। ठीक है, और इसमें यह है कि अगर हम जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनकी प्रोटेक्शन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस से। ये अजीब सी इसकी एक चीज़ है। और एसोसिएशंस इसकी किसके साथ है? पी एनसा पॉजिटिव होती है, इसमें पी एनसा पॉजिटिविटी होती है। जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोप से इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेजिया नज़र आ सकता है। ठीक है, अच्छा, पी एनसा पॉजिटिविटी होती है इसमें, और पेशेंट को साथ साथ जो है जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लाइक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सैक्रोलियाटिस या माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। ठीक है, तो ये बात है सारी। तो ये सारा इसमें जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में लिखा हुआ है कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा अल्सर्स होते हैं, रेक्टम में स्टार्ट होता है, पीछे की तरफ जाता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है, क्रिप्टोप्सिस न्यूट्रोफिल्स हैं, सूडोपोलिप्स हैं, एज अ हमारे पास जो है हीलिंग ट्रैक्शन। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये पी एनसा पॉजिटिविटी शो करता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अगेंस्ट जो है स्मोकिंग प्रोटेक्टिव है। ठीक है, अब हमने बात करनी है क्रोहन्स डिजीज़ की। ठीक है, अब क्रोहन्स डिजीज़ जो है ना, वो अगर हमारी जीआईटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, मतलब ओरल म्यूकोजा से, और इस तरह से सारी बन रही है जीआईटी। ठीक है, ये हमारी सारी जीआईटी है। तो जो क्रोहन्स डिजीज़ के लोग होंगे ना, उनमें फुल थिकनेस होगी, मतलब कि उनकी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, नीचे तक सारी सिरोसा, मतलब सारी लेयर्स की जो है ना अल्सर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या था? म्यूकोजल सब म्यूकोजल अल्सर्स थे, इसमें फुल थिकनेस अल्सर्स होंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास ज़्यादातर जो टर्मिनल इलियम का पार्ट होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, क्रोहन्स डिजीज़ कहाँ पे कॉमन है? ये राइट साइड है ना हमारी इंटेस्टाइन की, तो टर्मिनल इलियम जो इलियोसेकल वॉल्व के पास वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे ये क्रोहन्स डिजीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है और स्किप लीन्स बनाती है। छोरा एरिया, फिर इन्फ्लेमेशन, फिर अल्सरेशन, फिर छोरा, फिर अल्सरेशन, फिर छोरा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मतलब पूरे जीआईटी ट्रैक में किसी भी जगह पे ये स्किप लीन्स के फॉर्म में जो है ना करती है। ठीक है, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या था? उसमें रेक्टम में स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन पीछे की तरफ जा रही थी, इसमें स्किप लीन्स बनती है। ठीक है, यहाँ पे पेन कहाँ होगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, इलियम वाली साइड में, यहाँ पे भी ब्लडी डायरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में न्यूट्रोफिल्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलेंगे, और यहाँ पे हमें कॉबल स्टोन म्यूकोजा मिलेगा। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें सूडोपोलिप्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें कॉबल स्टोन म्यूकोजा मिलेगा। जैसे वो पत्थर पड़े होते हैं ना ऐसे करके, कॉबल स्टोन दरमियान में ऐसे फीचर्स बने होते हैं, खाली हिस्से होते हैं, जैसे किसी ने छुरी से काटा होता है केक को, तो वो जो चीज़ जहाँ से कटती है ना, वो एक्चुअली हमारे पास फीचर्स होते हैं, और बाकी सारे ये जो रीजन्स होते हैं उभड़े हुए, ये कॉबल स्टोन अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रिंग साइन भी कहते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पेशेंट की सारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, पेशेंट को स्लिप फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, फिस्टुला मतलब कि ओपनिंग बन जाती है दो दो चीज़ों के दरमियान में, कार्सिनोमा का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये कि साथ में रिथमाटोज़म होता है और यूवीआइटिस होता है, और बाकी जो चीज़ें उसके साथ हो रही थी ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की, वो भी यहाँ पे हो सकती हैं, और इसका ये है कि स्मोकिंग की वजह से इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये टेबल आपने देख लेना, यही चीज़ें मैंने आपको बताई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये देखें, दिस इज़ अ रेक्टम। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, इतने हिस्से की पीछे की तरफ। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और ये सारी हुई हुई है। ठीक है, और ये इधर वाला हिस्सा नॉर्मल है। तो ये हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उसके बाद ये आपको जो है नज़र आ रहे हैं, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में न्यूट्रोफिल्स की इन्वॉल्वमेंट है, क्रिप्स हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो है दिस इज़ एक्चुअली द लेड पाइप अपीयरेंस जो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में नज़र आती है। ठीक है, ये लेड पाइप की तरह का जो है ये सूडोपोलिप्स की वजह से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्रोहन्स डिजीज़ में अगर हम देखें, तो क्रोहन्स डिजीज़ में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, कॉबल स्टोन अपीयरेंस होती है। ये देखें, ये जैसे पत्थर पड़े होते हैं ना, इस तरह के ये पत्थर ऐसे लग रहे हैं, कॉबल स्टोन्स लग रहे हैं। ठीक है, ल्यूमन ऐसे पतला सा हो जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये नॉर्मल है,
और ये वाला ल्यूमेन जो है यहाँ से पतला हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसको कहते हैं। और इसकी जो है ये क्रीपिंग फैट होती है, यहाँ पे साथ में ना फैट आके लग जाती है, तो इसको क्रीपिंग फैट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से ना ऐसे फैट उसके गिरद ऐसे जमा हो जाती है। और उसके बाद जो है हमें ये यहाँ पे स्ट्रिंग साइन मिलता है, ठीक है। ये आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ये वाली बनी हुई नज़र आ रही है स्ट्रिंग साइन। दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रिंग साइन, ये फाइब्रोसिस की वजह से हमें नज़र आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो दिस इज एक्चुअली द क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी। डिसकंटिन्यूस पैची इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, स्किप लीयंस बनते हैं, ट्रांसम्यूरल पूरी वॉल्स अफेक्ट होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकोजल सब म्यूकोजल लेयर्स अफेक्ट होती हैं। ये मेन डिफरेंसेस हैं इनके। दिस इज ऑल अबाउट द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़।